नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। सभी का मोस्ट वेलकम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 इतिहास का चैप्टर नंबर 3 है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। पूरे चैप्टर के कंप्लीट नोट्स इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, ठीक है। और बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमारा ऐप है महेंद्र बेवर कोचिंग, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स पढ़ना चाहते हो तो आप डाउनलोड करके वहां से परचेज कर लेना, ठीक है। मिल जाएगी आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे ऐप पर, और बाकी तीनों बुक वहां पर ऐप पर मिल जाएंगे। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो कोर्स में नोट्स फ्री दे रखे हैं, कोर्स में कंप्लीट तैयारी के साथ साथ आपको नोट्स भी फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर हम देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों तीसरे चैप्टर यानी बंधुत्व जाति तथा वर्ग, इस पूरे चैप्टर के नोट्स इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो महाभारत के बारे में बता रखा है। देखो महाभारत को लेकर यहाँ से छोटा प्रश्न बढ़े तो बड़ा प्रश्न बन जाए तो भी गलत नहीं होगा आपके। भाई महाभारत में यहाँ से प्रश्न बनता है कि महाभारत में कितने श्लोक थे, ठीक है, इसका पुराना नाम क्या है। ये वेरी वेरी पुराना नाम जय संहिता है, ठीक है। और महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महाभारत की रचना लगभग 1000 वर्ष तक होती रही, इसलिए इसे गतिशील ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। इसके मूल कथा के रचयिता कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महाभारत में दो परिवारों के बीच हुए युद्ध का वर्णन है, ठीक है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। महाभारत के मूल कथा के रचयिता कौन है, ठीक है, भाट सारथी याद रखना। और समालोचनात्मक संस्करण वी ए सुतांकर थे, ठीक है। सुकांकर नहीं, सुतांकर, यहाँ पर सुथांकर याद रखना, सुथांकर, ठीक है। कई बार सुकांकर भी लिखा मिलता है लेकिन सुतांकर याद रखना, था है सुथांकर। कई बार देखो प्यारे विद्यार्थी याद रखना, प्रश्न ऐसे भी बनता है कि वी एस सुतांकर जो है ये कौन थे, वी एस सुतांकर जो है वो कौन थे, तो ये संस्कृत के विद्वान थे, ध्यान रखना, ठीक है। इन्हीं के नेतृत्व में 1919 में महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। अभी मैं कोई समझा नहीं रहा हूँ, बस आपको ये नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। भाई परियोजना के निरीक्षण के बाद दो बातें सामने आती है। पहली बात, जितनी भी जो पांडुलिपि है उनमें सभी में समानता देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपको ये जरूर पढ़ने हैं। दूसरी बात क्या है, बंधुत्व और विवाह, ठीक है, बंधुत्व एवं विवाह परिवार। भाई परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था होती थी, और संस्कृत ग्रंथों में यहाँ पर कुल शब्द है, इसका प्रयोग परिवार के लिए होता था, ठीक है। ये प्रश्न सभी आपको ये जो है वो कवर करने हैं। पितृवंशी व्यवस्था, पितृवंशी व्यवस्था में क्या होता है, समाज में पिता की चलती है, पिता को अधिक महत्व दिया जाता है, मतलब परिवार को चलाने वाले कौन होते हैं, पिता होते हैं। मातृवंशी व्यवस्था में परिवार को चलाने वाली माता होती है, और पितृवंशी व्यवस्था में परिवार को चलाने वाले पिता होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। फिर देखो महाभारत में जैसे कि यहाँ पर कुरु और दोनों का संबंध देखो, कौरव और पांडु दोनों का संबंध कुरुवंशी था, ठीक है। इन दो परिवारों के बीच हुए युद्ध का इसके अंदर वर्णन है, कौरव और पांडु के बीच। तो यहाँ पर देखो प्यारे विद्यार्थियों, इनके बारे में भी बता रखा है। और विवाह के उस समय विवाह के कितने प्रकार थे, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार उस समय विवाह के 8 प्रकार होते थे, लेकिन उसमें से 4 प्रकार की विवाह ही जो है उत्तम माने गए थे, ठीक है, उत्तम माने गए थे, ये ध्यान रखें। और गोत्र से बाहर विवाह करने की जो प्रथा होती है उसको बहिर्विवाह कहते हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है बहिर्विवाह और अंतर्विवाह किसे कहते हैं। भाई गोत्र से बाहर विवाह कर रहे हैं तो वो बहिर्विवाह कहलाएगा, और गोत्र के अंदर विवाह कर रहे हैं तो वो अंतर्विवाह कहलाएगा। ये दोनों के बीच बड़ा बड़ा अंतर है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। क्या प्रश्न पेपर के अंदर ये भी आता है, क्या सदैव क्षत्रिय ही राजा होते थे, लिखिए, ऐसे प्रश्न आता है। तो आप इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि शास्त्रों के अनुसार, जो धर्मसूत्र धर्मशास्त्र है उनके अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, लेकिन वास्तव में कई शासक ऐसे भी रह चुके हैं जो क्षत्रिय नहीं थे लेकिन फिर भी राजा थे, ठीक है, जो वास्तव में क्षत्रिय नहीं थे लेकिन फिर भी राजा थे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, ये मौर्य वंश का संस्थापक था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश से संबंधित। तो याद रखना चंद्रगुप्त ये जो है वो क्षत्रिय नहीं था लेकिन फिर भी राजा बना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि शास्त्रों के अनुसार जो है वो क्षत्रिय राजा हो सकते थे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे शासक हुए, उसमें उदाहरण दे देना चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। फिर आगे देखो प्यारे विद्यार्थियों, स्त्री का प्रमुख गोत्र। देखो पेपर के अंदर प्रश्न आता है कि गोत्र क्या है, प्रश्न ऐसे आता है गोत्र क्या है और गोत्र के 2 नियम बताओ, नियम लिखिए, ऐसे पेपर में आता है प्रश्न। भाई गोत्र यानी गोत जिसे हम बोलते हैं, गोत भी बोलते हैं, गोत्र। तो ये गोत्र क्या है, तो एक प्राचीन ब्राह्मण पद्धति है। क्या है ये, प्राचीन ब्राह्मण पद्धति है। इसके क्या प्रमुख, इसका प्रचलन कब हुआ, 1000 ईसा पूर्व के बाद हुआ, ये भी याद रखना। मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बनता है प्रश्न छोटा सा, ठीक है। और गोत्र के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं, तो गोत्र के नियम है कि विवाह के बाद स्त्री को अपने पिता का गोत्र छोड़कर पति का गोत्र अपनाना पड़ता था, और एक गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे, ठीक है, एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता था। तो ये 2 महत्वपूर्ण नियम है गोत्र के, ये याद रख लेना, प्रश्न पेपर में आता है गोत्र क्या है और गोत्र के 2 महत्वपूर्ण नियम लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे विद्यार्थियों। मैं कह रहा हूँ जैसा मैं बताऊँ वैसा अगर आप याद कर रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, आपके एक नंबर भी गलत नहीं होगा, और पूरे में से पूरे हिस्ट्री में 100 में से 100 नंबर लेके आओगे आप, ठीक है। जैसा आप बस नोट्स आपको पढ़ने हैं, भाई कचरा कचरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस शॉर्ट तरीके से ये तैयार है आपके सामने, बस यही पढ़ना है। क्या माताएं उस समय महत्वपूर्ण थी, सातवान राजाओं को उनके माता नाम से चिन्हित किया जाता था, तो इससे हम कह सकते हैं भाई उस समय माताएं जो है महत्वपूर्ण थी, ठीक है।
इससे ये पता चलता है कि उनके माता नाम से पहचाना जाता था। इससे यह संकेत मिलता है कि माता ही महत्वपूर्ण थी। इस प्रकार से तो पेपर में देखो छोटा सा यहाँ से प्रश्न बन सकता है। पेपर में प्रश्न आएगा कि किन शासकों को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था, तो सातवाहन शासकों को। तो ये बिंदु ये कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो याद रखना। फिर उस समय सामाजिक विषमताएं, समाज में क्या क्या प्रमुख जो है विभिन्नताएं मन देखने को मिली। उचित आजीविका में धर्मसूत्र धर्मशास्त्र में 4 वर्ण जो है होते थे। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन चारों के प्रमुख अलग अलग कार्य होते थे। ब्राह्मणों के कार्य वेदों का अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना, दान लेना, ये सब ब्राह्मणों के प्रमुख कार्य होते थे। शूद्रों के लिए मात्र एक ही आजीविका थी, वे थी उच्च वर्णों की सेवा करना। ठीक है, जाति और सामाजिक गतिशीलता, जिसमें देखो 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण होते थे प्यारे विद्यार्थियों। जिसमें अभी ब्राह्मण के कार्य देखे, क्षत्रिय के कार्य यहाँ पर दे रखे हैं, दोनों के आपस में कार्य आपको याद रखने हैं। वैश्य के क्या प्रमुख कार्य है और शूद्र के क्या, शूद्र के कार्य जो तीनों वर्ण है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनकी सेवा करना। ठीक है, ये शूद्र का काम होता था। तो ये देखो जाति उस समय थी, जातियां जन्म पर ही आधारित होती थी। वर्णों की संख्या 4 थी, लेकिन जातियों की संख्या कोई निश्चित नहीं थी, अनेक जातियां थी। एक ही जाति के लोग प्राय एक ही प्रकार का कार्य करते थे, पैसे से भी जातियों की पहचान होती थी। ठीक है, और 4 वर्णों के बीच असमानता और संघर्ष आपस में, तो ये भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे भाई, इसमें चांडाल का उल्लेख हुआ है। चांडाल, चांडाल क्या है? चांडाल, तो प्यारे विद्यार्थियों, चांडाल मरे हुए पशुओं को हटाने वालों लोगों को कहा जाता था चांडाल की, ये चांडाल है। और देखो चांडाल जो है वो गांव से बाहर रहते थे, फेंके बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार के इनके प्रमुख कर्तव्य होते थे। पेपर में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि चांडाल कौन थे, इनके क्या कर्तव्य होते थे, तो वो आपको लिखने हैं। और फिर है मनुस्मृति। मनुस्मृति में देखो चांडाल के घर गांव के बाहर होते थे, वे फेंके बर्तनों का उपयोग करते थे। ठीक है, मरे हुए लोगों के कपड़े तथा लोहे के आभूषण पहनते थे, गांव से बाहर रहते थे, रात में गांव और नगर में चलने फिरने की अनुमति नहीं थी। तो इस प्रकार से मनुस्मृति के अनुसार चांडालों के क्या कर्तव्य होते थे, तो इस प्रकार से प्रश्न आ जाए तो आपको ये लिखने हैं। फिर आगे देखो जन्म के परे संसाधन और सत्ता, संपत्ति का उत्पन्न अधिकार लैंगिक और वर्ण आधार था मनुस्मृति के अनुसार। ये आपको पढ़ने हैं प्यारे विद्यार्थियों। भाई पिता की संपत्ति, स्त्रियों का अधिकार, स्त्री धन। ठीक है, पिता की संपत्ति पर जो है वो पिता की मृत्यु के बाद किसका अधिकार होता था, तो उनके पुत्रों का अधिकार होता था। ठीक है, और स्त्री का यहाँ पर देखो क्या था, तो स्त्री जो है पिता की संपत्ति पर स्त्री का कोई अधिकार नहीं माना गया था। अर्थात पत्नी स्त्री संपत्ति में हिस्सेदार की मांग नहीं कर सकती थी, बस उन्हें जो है वो स्त्री धन मिलता था, यानी विवाह के बाद जो उपहार मिलता था उसको बोलते हैं स्त्री धन। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे इस प्रकार से लिखना है। वर्ण और संपत्ति के प्रमुख अधिकार। ठीक है, तो ये बिंदु इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, आराम से आप जो है इसको कवर कर सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से तैयार है ये। ठीक है, अगर आप चैप्टर को समझना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर लेना। कोर्स में मैं कंप्लीट तैयारी करवा रहा हूँ, ये सभी नोट्स मैं वहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये नोट्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं प्यारे विद्यार्थियों। साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल और महाभारत और इतिहासकार, ये देखिएगा प्रश्न पेपर के अंदर आता है। इतिहासकार जो है किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन बातों पर विचार करते हैं, तो ये प्रमुख, जैसे ग्रंथ की भाषा देखते हैं, ग्रंथ के प्रकार देखते हैं। ठीक है, लेखक का दृष्टिकोण देखते हैं, श्रोता, रचना का काल, ये देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको करना है। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर जो है विशेष ध्यान देते हैं, इनके बारे में अलग अलग दे रखा है इन बिंदु के बारे में। ठीक है, कथा ग्रंथ, मंत्र ग्रंथ, ये उसे। फिर भाषा एवं संस्कृति, विषय वस्तु इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आपको प्यारे विद्यार्थियों कवर करने हैं। फिर हस्तिनापुर की खोज, यानी 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता है बीबी लाल, जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था। इन्होंने मेरठ जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पर हस्तिनापुर गांव है, वहाँ पर उत्खनन कार्य इन्होंने किया था। बीबी लाल को क्षेत्रीय आबादी के साक्ष्य भी मिले वहाँ पर। बीबी लाल ने दूसरे स्तर पर मिलने वाले घरों के बारे में भी लिखा है, वह विभिन्न वस्तुओं का भी इन्होंने उत्खनन किया है। यहाँ मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची ईंटों की दीवारें भी बहुत सारी मिली है। ठीक है, फिर पेपर के अंदर प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न आता है, भाई महाभारत जो है इसको गतिशील ग्रंथ क्यों कहते हैं? गतिशील का मतलब लगातार गति करता हुआ। भाई महाभारत जो है वो लगातार इसके अंदर जो है वो नए नए प्रकरण जुड़ते गए। ठीक है, इसकी रचना ऐसे नहीं कि भाई इसकी रचना हो गई बस खत्म हो गया। भाई महाभारत के हजारों वर्षों तक इसके अंदर रचना होती है, नए नए अध्याय नए नए चैप्टर जुड़ते गए, इसलिए महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, ये आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, पेपर में आ सकता है प्रश्न। और कथा मंत्र क्या होता है? कथा देखो जिसे लोग पढ़ और सुन सकते हैं वो तो कथा होती है, और मंत्र अनुष्ठानों के दौरान जो है वो अनुष्ठानकर्ता द्वारा जो है पढ़े और उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था प्रिय विद्यार्थियों, बंधुत्व जाति तथा वर्ग। पूरे चैप्टर के हमने इसी वीडियो के अंदर नोट्स कंप्लीट किए। ठीक है, और बाकी आप कमेंट करना प्यारे विद्यार्थियों इसका अगला चैप्टर लाया जाए। और क्लास को प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लाइक कर दिया करो और वीडियो को हाइप कर दिया करो, हाइप। ठीक है, वीडियो को हाइप कर दिया करो नीचे, और क्लास को लाइक कर दिया करो, और कमेंट भी कर दिया करो क्लास अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, मुझे पता तो चले कितने विद्यार्थियों को अच्छी लग रही है। ठीक है, और फिर अगला चैप्टर भी हमारे सामने जल्द लेके आऊंगा अगर आप कमेंट आएगा तो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को शेयर करना है, लाइक करना है, और जल्दी मैं आपके सामने लाइव क्लासें भी जो है वो स्टार्ट करने वाला हूँ यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री।
ठीक है। बाकी कंप्लीट थियरी आपको करनी है तो कोर्स ज्वाइन कर लेना। कोर्स में देखो मैं चैप्टर वाइज थ्योरी के साथ नोट्स को अच्छे से समझा रहा हूँ, वहाँ पे हमारी थियरी चल रही है मोस्ट क्वेश्चन के साथ। पहले चैप्टर को थ्योरी समझा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन भी वहाँ पर आपको मिल रहे हैं। चलो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।